हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस सेंटर में। आज की स्टूडियो में बताने वाले हैं सेमेस्टर 2 कॉमन कोर्सेज 4 का एक पैराग्राफ। ठीक है, क्योंकि आप सभी का सिलेबस में पैराग्राफ दिया गया जो कि आपके एग्जाम में एगो पक्का आता है पैराग्राफ। ठीक है, जो कि आपको क्वेश्चन किस प्रकार से देखने को मिलेगा। क्वेश्चन आपका इस प्रकार से लिखा रहेगा कि राइट अ पैराग्राफ इन 250 वर्ड्स वन योर फेवरेट ऑथर। ठीक है, मतलब आपको एक पैराग्राफ लिखना है, 250 वर्ड का होना चाहिए और वो भी आपको लिखना है अपने फेवरेट ऑथर पर, यानी कि एक आपका जो फेवरेट लेखक होगा, ठीक है, उस पर आपको लिखना है। लेखक बोलते हैं जो कहानी वगैरह लिखते हैं। ठीक है, तो उस पर आपको क्या करना है, एक पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ एक ऐसे के जैसा होता है जैसे आप लोग बचपन में दा काऊ दा ऑक्स ये सब पर आप लोग ऐसे लिखे होंगे। ठीक है, तो पैराग्राफ भी एक ऐसे के जैसा ही होता है, बट पैराग्राफ के अंदर आप जितना मर्जी उतना वर्ड नहीं यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसमें 250 वर्ड लिमिट दिया रहता है कि 250 वर्ड के अंदर ही आपको लिखना है। ठीक है, और इसमें मेन पॉइंट ही लिखना है। और ऐसे में क्या होता है कि हम लोग कुछ भी लिखते हुए चले जाते हैं। ठीक है, तो आगे हम इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे। यहाँ पे मैंने एक सिर्फ क्वेश्चन लिया और आपको मैं बता रहा हूँ कि किस प्रकार से क्वेश्चन देगा और उसका आंसर किस प्रकार से अटेंड करना है। इसके बाद मैं आपको 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा जो कि आपको पैराग्राफ के अंदर पढ़ के जाना, उन्हीं चारों में से आपका पैराग्राफ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखो ये हमें लिखना है पैराग्राफ 250 वर्ड्स के अंदर। ठीक है, जो कि आपका योर फेवरेट ऑथर पर। ठीक है, तो सबसे पहले आंसर मैंने लिखा है माई फेवरेट ऑथर। ठीक है, कि मेरा जो प्रिय लेखक है, ठीक है, मेरा प्यारा लेखक है वो कौन है। तो माय फेवरेट ऑथर पे लिखना है, तो सबसे पहले माय फेवरेट ऑथर लिखें। उसके बाद नीचे आपको आना है, तो आपको चुनना है कि आपका फेवरेट ऑथर कौन सा है। तो चलो मैंने चुना रविंद्रनाथ टैगोर, कि जो रविंद्रनाथ टैगोर वो मेरा क्या है, फेवरेट ऑथर है। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन डालना है। चाहे आप किसी भी चीज़ पर पैराग्राफ लिख रहा हो, ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है, इंट्रोडक्शन डालना है। ठीक है, तो कोई भी अगर आप लोग पैराग्राफ लिखते हो ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि उसका इंट्रोडक्शन डालना है। ठीक है, जब आप इंट्रोडक्शन डालोगे ना तो सब उससे क्या होगा, आपका बेटर नंबर मिलेगा। ठीक है, ज़्यादा लंबा हम आपको लिखना नहीं बताएंगे, शॉर्टकट बताएंगे, इजी तरीका बताएंगे। ठीक है, तो कोई भी पैराग्राफ लिखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, वहाँ पे इंट्रोडक्शन डालना है। ठीक है, क्या डालना है, इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये आपको डालना बेहद ही ज़रूरी है। ठीक है, अब देखो इंट्रोडक्शन में मैंने क्या डाला है, मैंने सबसे पहले लिखा है कि जो रविंद्रनाथ टैगोर है ना, वाज बोर्न 16 मई 1861। मतलब रविंद्रनाथ टैगोर का जो जन्म हुआ था वह 6 मई 1861 में हुआ था। ठीक है, कहीं कहीं 7 मई भी लिखा रहता है। ठीक है, बट डजेंट मैटर। ही उसका नेक्स्ट है, ही वॉज द यंगेस्ट सन ऑफ हिज पेरेंट्स। वह अपने पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा अंग लड़का था। ठीक है, हिज फादर्स नेम वाज श्री देवेंद्रनाथ टैगोर। उसका पिता का नाम क्या था, देवेंद्रनाथ टैगोर था। हिज मदर नेम वाज शारदा देवी। उसका मम्मी का नाम क्या था, शारदा देवी। अब अगर मान लो कि आप किसी चीज़ पर भी पैराग्राफ लिख रहे हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसका इंट्रोडक्शन डालना है। इंट्रोडक्शन मतलब हो गया उसका सबसे पहले आपको क्या कराना, परिचय कराना है। ठीक है, सबसे पहले उसको क्या देना, परिचय देना है। ठीक है, अब देखो ये मेरा इंट्रोडक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, उसके बाद क्या करना है, सो देखो उसके बाद आपको यहाँ पे मैंने डाला ये एजुकेशन, क्योंकि पर्सन का बात चल रहा है, व्यक्ति का बात कर रहा हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर एक व्यक्ति है, तो उसका तो इंट्रोडक्शन दे दिया। इंट्रोडक्शन सब में देना चाहिए, किसी भी पैराग्राफ पर लिख रहा हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब हम बात करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के एजुकेशन, मतलब हमेशा आपको पॉइंट पॉइंट में दे करके ही बताना है। ठीक है, बाकी आगे भी हम पैराग्राफ लिखना आपको बताएंगे जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे और उसका आंसर फिर अगले वीडियो में लाएंगे। ठीक है, 4 टोटल हम पैराग्राफ बताएंगे, जिसमें से एक पैराग्राफ तो इस वीडियो में बता दे रहे हैं, 3 पैराग्राफ और बताएंगे। ठीक है, और यकीन मानो कि अगर ये 4 कर लेते हो तो आपका बिल्कुल छोटे का नहीं, अच्छा मार्क्स लाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर का इंट्रोडक्शन के बारे में। समझ गए उसका परिचय, नाम ठिकाना पूरा मतलब समझ गए हम लोग। ठीक है, कि क्या था नहीं था। अब हम लोग समझेंगे एजुकेशन के बारे में। तो देखो, ही डिड नॉट लाइक द स्कूल लाइफ। वह स्कूल लाइफ को पसंद नहीं करता था, वह स्कूल जाना पसंद नहीं करता था। क्यों नहीं करता था, एज द बॉयज़ वर नॉट फ्री टू प्ले एट स्कूल। क्योंकि उस लड़कों को वहाँ पे स्कूल में खेलने की आज़ादी नहीं था, जिसकी वजह से वह स्कूल जाना पसंद नहीं करता था। वो चाहता था कि मैं वही स्कूल में जाऊँ जहाँ पे खेलने वगैरह के लिए छुट्टा दिए जाए, बट वहाँ पे छुट्टा नहीं था, इसलिए वह स्कूल जाना पसंद नहीं करता था। रीडिंग विदाउट प्ले वाज डल टू हिम।
अब देखो उनका ये मानना था कि रीडिंग विदाउट प्ले वाज डल टू हिम। रीडिंग मतलब पढ़ाई, ठीक है, विदाउट प्ले यानी कि अगर पढ़ाई किया जाता है बिना खेल के तो वाज डल टू हिम, तो वह बिल्कुल उदासीन हो जाता है, ठीक है, वह उदासीन हो जाता है। यानी कि उसे बिना जो मतलब जो रविंद्रनाथ टैगोर है ना, तो उसे जब बिना खेले हुए पढ़ाया जाता है ना तो वो बेचारा क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। इसीलिए बोल रहा है कि वह स्कूल पसंद नहीं करता था क्योंकि उसे वहाँ पे खेलने की व्यवस्था नहीं था। और यहाँ पे कह रहा है रीडिंग विदाउट प्ले वाज डल टू हिम, मतलब वह क्या हो जाता है, उदास हो जाता है बिना खेले हुए अगर वो पढ़ता है ना तो उदास हो जाता है, ठीक है। इसलिए वह कहता है कि पढ़ने के साथ खेलना भी जरूरी है। आगे बताइए कि ही डिड नॉट लाइक सच एजुकेशन, वह ऐसा एजुकेशन को नहीं पसंद करता था, वह ऐसा पढ़ाई नहीं चाहता था जिसमें खेल ना हो, ठीक है, वह ऐसा पढ़ाई को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। सो ही लेफ्ट स्कूल, इसलिए वह स्कूल को लेफ्ट कर लिया, छोड़ दिया स्कूल को, ठीक है। एंड गोट हिज अर्ली एजुकेशन एट होम। अर्ली एजुकेशन का मतलब होता है प्रारंभिक शिक्षा, जो शुरुआत में हम लोग काखा सीखते हैं, जिस प्रकार से प्रारंभिक शिक्षा होता है ना, जो हम लोग सरकारी स्कूल में ही हम लोग गाँव का स्कूल में पढ़ते हैं, तो उसने जो पहला एजुकेशन था, अर्ली एजुकेशन मतलब पहला जो एजुकेशन था, उसने अपने घर में ही खुद से पढ़ा, कोई स्कूल वगैरह नहीं गया, खुद से अपने घर में ही उसने क्या किया, पढ़ा, ठीक है। तो ये हो गया इसके एजुकेशन के बारे में। थोड़ा सा नीचे और है, एट द एज ऑफ 16, जब उसका एज 16 साल का हो गया, जब वो 16 साल का हो गया, ही वेंट टू इंग्लैंड, वह कहाँ चला गया, इंग्लैंड चला गया। और इंग्लैंड जाकर के उसने क्या किया, तो अटेंड लेक्चर, उसने लेक्चर को अटेंड किया। लेक्चर का मतलब हो गया आप लोगों का व्याख्यान क्योंकि आप सभी को पता है कोई भी अगर ऑथर होता है, लेखक होता है, तो उसको वैसे लेखक नहीं बन जाता है। लेखक का मतलब होता है जो किताब वगैरह लिखता है, तो उसको वैसे वो नहीं बनता है, ठीक है। जो कहानी वगैरह लिखता है उसको कोई भी चीज़ का व्याख्या करने के लिए आना चाहिए। तो वह इंग्लैंड जाकर के क्या उसने अटेंड किया, कौन सा क्लास अटेंड किया, लेक्चर का, और वो भी किस में, वन इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है, यानी कि अंग्रेजी साहित्य का, ठीक है, अंग्रेजी साहित्य में उसने क्या किया, लेक्चर यानी कि व्याख्यान करना क्या किया, सीखा वहाँ पे जाके, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ हो सकता है कि एजुकेशन के अंदर मैंने इतना पॉइंट बताया, और हो सकता है कि 2 पॉइंट आपको याद नहीं आ रहा, तो एग्जाम में जाकर के रुक नहीं जाना है, उस पॉइंट को छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। या तो फिर हो सकता है कि मेरे अलावा अगर आपको एक्स्ट्रा पॉइंट आ रहा है तो उसको बीच में ऐड कर दो, एग्जामिनर उतना नहीं पड़ेगा, बस फर्स्ट और लास्ट आपका अच्छा होना चाहिए, बाकी बीच में आप 1-2 पॉइंट सही लिख करके आप अपने मर्जी से भी कुछ बैठा सकते हो, ठीक है। इसमें डजेंट मैटर नहीं करता कि आप लोग को मतलब सही पॉइंट ही डालो, ठीक है, कोई मैटर नहीं करता है। उसके बाद एज अ पोइट, अब हम देखते हैं कि जो रविंद्रनाथ टैगोर वो एक पोइट के रूप में, वो पोइट भी है, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ लेखक है। देखो लेखक भी, ऑथर और पोइट में फ़र्क है। ऑथर होते हैं जो लेखक सिर्फ कहानी लिखते हैं, ठीक है, और पोइट यानी कवि होते हैं जो कविता लिखते हैं, ठीक है। तो ये पोइट भी थे, कवि भी थे, ठीक है। तो ही वाज अ लवर ऑफ नेचर, वो इसने ये किससे प्यार करते थे, ये नेचर यानी प्रकृति का प्यारा था, प्रकृति का लवर था ये, ठीक है, मतलब प्राकृतिक से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, ठीक है। प्रकृति के बारे में कविता लिखता था कि हमें प्राकृतिक से कैसे दोस्ती करना चाहिए, सब चीज़ें वगैरह वगैरह, ठीक है। ही वॉज इंटरेस्टेड इन पोएम, वो पोएम को में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, ठीक है, यानी कि पोएम वगैरह लिखने में उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता था। ही बिगेन टू राइट पोएम, उसने पोएम को क्या किया, लिखना स्टार्ट कर दिया। एट एन अर्ली एज, वो उसने फर्स्ट ही एज में, यानी जब उसका एज नया था, फर्स्ट ही एज था, तो उसी टाइम उसने पोएम को लिखना स्टार्ट कर दिया, यानी कि बचपन से समझ जाओ, ठीक है। और एवरीबॉडी लाइक हिज पोएम, और उसके जो पोएम था उसको सब कोई पसंद करता था, ऐसा नहीं कि वो बचपन से ही पोएम लिख रहा था तो कोई पसंद नहीं करता होगा, हमेशा से यानी हर कोई इसके पोएम को पसंद किया करते थे, ठीक है। अब देखते हैं शांति निकेतन, क्योंकि शांति निकेतन एक वो स्कूल है, वो एक वो शिक्षा संस्थान है जहाँ पर सभी बच्चा लोग पेड़ के नीचे छाए में बैठते हैं और टीचर उनका क्या करता है, सुनता है, और बच्चे लोग टीचर को पढ़ करके सुनाते हैं। मतलब पढ़ाई लिखाई जो हम लोग स्कूल में करते हैं वो पेड़ के नीचे किया जाता था, शांति निकेतन। ये अभी शांति निकेतन को बनाने वाला कौन था, तो इसको बनाने वाला यही था, रविंद्रनाथ टैगोर ही ने शांति निकेतन को बनाया था, जहाँ पे सभी बच्चे लोग नीचे बैठ करके पढ़ रहे थे। इनका मानना था कि सभी हमारा विकास हो, बच्चों के अंदर विकास हो, ठीक है। तो अब देखो मैंने यहाँ पे कितना सारा लिखा, मैंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन डाला, फिर इसका मैंने एजुकेशन का बात किया, फिर इसका एक पोएट के रूप में बात किया, फिर शांति निकेतन के बारे में बात करेंगे। तो अगर 1-2 पॉइंट आप छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो, बट ध्यान रखना 250 वर्ड का लिमिट होना चाहिए, आप उसके अंदर कुछ घुसा भी सकते हो, अपने से लिख सकते हो, ठीक है, ऐड कर सकते हो। शांति निकेतन, तो देखो ही फाउंडेड शांति निकेतन इन बंगाल
फॉर आइडियल एजुकेशन। उसने क्या किया, शांति निकेतन की स्थापना किया। कहाँ पे, इन बंगाल, बंगाल में। किसके लिए, फॉर आइडियल एजुकेशन, एक अच्छे शिक्षा के लिए, आदर्श शिक्षा के लिए उसने क्या किया, शांति निकेतन की स्थापना किया। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्या है, 8 शांति निकेतन क्लासेस आर हेल्ड इन द ओपन एयर। जो शांति निकेतन का क्लास चलता तो बिल्कुल खुले हवा में चलता था। ठीक है, वेरी फ्यू बुक आर यूज्ड, बहुत सारे फ्यू बुक यानी कि वेरी फ्यू बुक, बहुत कम किताबें क्या होता था वहाँ पे यूज हुआ करता था। ठीक है, यानी कि वेरी फ्यू बुक्स आर यूज्ड, वहाँ पे जो किताबें यूज किया जाता था वेरी फ्यू, बहुत कम मात्रा में यूज किया जाता था। ठीक है, उसके नेक्स्ट क्या, स्टूडेंट सीट अंडर द शेड ऑफ ट्री, यानी जो स्टूडेंट लोग हुआ करते थे वो पेड़ के नीचे बैठा करते थे। ठीक है, ये हो गया। हम आपको लास्ट में एक छोटा सा 1 मिनट का कहानी सुना देंगे, सारा प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट सीट अंडर द, ये तो हो गया आपका। ठीक है, यानी कि स्टूडेंट लोग कहाँ बैठते थे, ट्री के नीचे, यानी पेड़ पौधा के नीचे बैठता था। लिसन टू देयर टीचर, और उसका टीचर वहाँ पे क्या करते थे, लोगों से सुनते थे, बच्चे लोग सुनाते थे। ठीक है, जो भी पढ़ाई लिखाई चलता था। उसके बाद नोबेल प्राइज, इसने नोबेल प्राइज को भी प्राप्त किया था। ठीक है, तो चलो नोबेल प्राइज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर वाज द फर्स्ट इंडियन पोइट हु वन द नोबेल प्राइज। इसने ये पहला ऐसा पोइट था इंडिया का जिसने 1913 ईस्वी में इसने नोबेल प्राइज प्राप्त किया था, इसको नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया का सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट महान पोइट थे। ठीक है, अब कंक्लूजन आपको सब पैराग्राफ में लिखना है। कंक्लूजन का मतलब होता है ऊपर आप लोगों ने क्या पढ़ा, क्या सीखा। ठीक है, वो आपको नीचे लिख देना है। मतलब आप लोगों ने अभी तक रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में इतना जो कुछ पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर पोएट के रूप में पढ़ा, फिर इसने नोबेल प्राइज प्राप्त किया, फिर इसने शांति निकेतन की स्थापना किया, ये सब चीज़ें जो पढ़ा उससे आपने क्या सीखा। तो मैंने यही देखा, ही वॉज विडली रीड एंड एडमायर्ड, मतलब हमने यहाँ पे ये सीखा कि जो रविंद्रनाथ टैगोर है ना, ही वाज वाइडली रीड, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर को बहुत ही अच्छा रूप से पढ़ा गया, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर को बहुत ही अच्छा रूप से जाना गया। सभी लोग इसको अच्छे रूप से जाने कि ये एक पोएट है, बहुत अच्छा पोएट लिखता है, इसने नोबेल प्राइज प्राप्त किया। तो मतलब एक अच्छा रूप से सभी लोगों ने इसको क्या किया, एक अच्छा रूप से इसको पढ़ा, इसको जाना। एंड एडमायर्ड मतलब हो गया आपका, और इनका प्रशंसा भी किया सभी लोगों ने। ठीक है, ही डिड हिज बेस्ट टू सर्व हिज कंट्री इन हिज वन वे, मतलब इसने क्या किया, ही डिड हिज बेस्ट टू सर्व, मतलब देखो टू सर्व का मतलब था सेवा करना, तो इसने क्या किया, बहुत ही बेस्ट तरीका से सेवा किया हिज कंट्री, अपने देश का, इन हिज वन वे मतलब हो गया अपने तरीके से, यानी कि इसने अपने तरीके से अपने देश को बहुत ही अच्छा तरीका से मतलब क्या किया, सेवा करने का प्रयास किया, और जहाँ तक हो सका इन्होंने क्या किया, प्रयास किया कि हमारा देश का विकास हो। ठीक है, उसके बाद बोला ही पास्ट अवे एट द एज ऑफ 20 इन 1941, पोइट्स लाइक्स हिम आर रेयरली बोर्न। तो ये देखो बताया गया ना, जो ही पास्ट अवे एट द एज ऑफ 20 इन 1941, तो ये आपको पॉइंट हार्ड लग रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐसे लिखना है, इसको चेंज कर देना, हटा देना और लिखना ही डाइड, यानी इसने मर गया। ठीक है, यानी देखो इसका मृत्यु हो गया। ठीक है, आप सब चीज नहीं करेंगे, सॉरी। ठीक है, ही डाइड, इसका निधन हो गया कब, तो इन 1941 एट द एज ऑफ 20। ध्यान से सुनो, आपको क्या लिखना है, ही डाइड इन 1941 एट द एज ऑफ 20, यानी कि इनका निधन हो गया 20 साल की उम्र में 1941 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि पोएट्स लाइक हिम, पोएट्स मतलब बहुत सारे पोएट्स लाइक्स हिम आर रेयरली बोर्न, मतलब बहुत ऐसे कम पोएट होते हैं जो इस प्रकार से जन्म लेते हैं। ठीक है, यानी कभी कभार। ठीक है, पोएट्स लाइक आर हिम आर रेयरली बोर्न, रेयरली बोर्न का मतलब होता है कभी कभार जन्म लेना। ठीक है, तो ये इस प्रकार का पोएट जैसा रविंद्रनाथ टैगोर था, कभी कभार जन्म लेते हैं, नहीं तो इसके जैसा पोएट कभी जन्म नहीं लेते हैं। बस इसके बारे में बताना था। अब हम बता रहे हैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पैराग्राफ से रिलेटेड। राइट अ पैराग्राफ इन 250 वर्ड्स ऑन योर फेवरेट ऑथर, या तो आपके फेवरेट ऑथर पर आ सकता है, या तो फिर सेकंड नंबर में आपका फेवरेट वेब सीरीज या तो टीवी शो बोलो ये आएगा, या तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा फेवरेट स्पोर्ट पर्सन आएगा, या तो आपका आएगा फेवरेट सीजन। आप बोलोगे सभी फेवरेट के बारे में आएगा, तो यस आपका 95% है कि सब आपका फेवरेट से ही रिलेटेड आएगा। हाँ, हो सकता है कि अगर आप दूसरा चेंज करके दे सकता है, ठीक है, तो एक अलग बात है, लेकिन फेवरेट से ही रिलेटेड आने की संभावना ज़्यादा है। तो जब ये 4 को फेवरेट वाला करोगे ना, तो आपका पैराग्राफ चाहे चेंज भी करके दे देते ना, अगर मान लो कि माई फेवरेट बुक पर दे दिए, जबकि मैंने यहाँ पे नहीं दिया, तो उस पर भी आप लोग लिख लोगे। जब ये 4 को लिखने का आपका प्रैक्टिस बढ़ जाएगा, तो किसी पर भी दे देगा तो आप लोग क्या करोगे, ऑटोमेटिक लिख लोगे। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा
कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।